ध्रुव झा। आज हम लोग शब्द के अंतर्गत उपसर्ग की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग से अभिप्राय है। उपसर्ग से प्राय उस लघुत्तम शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर और उसके अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि दूसरे जो है शब्द बनाने में जो है निर्णायक साबित होते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कि सज्जन किसी का अपमान नहीं करते, तो यहाँ पे अपमान जो है, अपमान में उपसर्ग, इसका जो है मूल शब्द है मान, जिसमें अप उपसर्ग लग करके नए शब्द का निर्माण हुआ है अपमान। ठीक उसी प्रकार से आजीवन की अगर हम बात करें, इसका मूल शब्द जो है वो है जीवन, और इसमें जो है आ उपसर्ग लगने से ये हो गया आजीवन। यानी कहने का मतलब किसी भी मूल शब्दों के शुरू में जो शब्दांश जुड़ते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय की बात अगर करें तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर और उसके जो है अर्थ को बदल देते हैं या दूसरे शब्द का जो है निर्माण कर देते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करें सज्जन की, तो सज्जन देखिए सत्य जोड़ जन, तो इसमें सज्जन का जो है मूल शब्द जो है, सबसे पहले इसमें आप मूल शब्द समझिए। मूल शब्द समझना बहुत जरूरी है। मूल शब्द वो होते हैं जो पहले थे, और उसमें अगर उपसर्ग हम जोड़ देते हैं या प्रत्यय लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे जो है इसका अर्थ बदल जाएगा। तो जैसे हमने बात की सज्जन की, तो सज्जन क्या है? सज्जन में सत जोड़ जन, तो इसमें जन मतलब आदमी। ये जन जो है वो जन क्या है? मूल शब्द है, जिसमें सत उपसर्ग लगने से शब्द हो गया सज्जन। नहीं तो पहले था जन का मतलब आदमी, और सज्जन का मतलब अच्छा आदमी। ठीक उसी प्रकार से अपमान की बात की, ठीक उसी प्रकार से एक वर्ड और होता है आजीवन। तो कहने का मतलब आजीवन। आजीवन में क्या है? मूल शब्द है जीवन। मूल शब्द क्या है? जीवन, और उसमें आ उपसर्ग लगने से नए शब्द का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं आजीवन। ठीक इसी प्रकार से निराशा का अगर हम बात करें, निराशा भी एक वर्ड है। तो क्या है? इसका जो मूल शब्द है वो है आशा। निराशा का मूल शब्द है आशा, और इसमें जो है नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो नीर उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद, जोड़ देने के बाद, इसका जो आ गया वर्ड जो बना वो हो गया निराशा। ठीक इसी प्रकार से, यानी हम इस प्रकार से ये बोल सकते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उनके मूल अर्थ को जो है परिवर्तित कर देते हैं। बात रही कि अब हिंदी में कितने उपसर्ग हैं। हिंदी में कुल मिला के 5 उपसर्ग हैं। हिंदी में कुल मिला के 5 उपसर्ग हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय शब्द। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति जो है प्रयोग होते हैं। यही 5 प्रकार के जो है उपसर्ग है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को बात करना जरूरी है संस्कृत के उपसर्ग की। तो संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत हम बात करते हैं अ की, अति की, अन की। ये सब जो आप देख रहे हैं, अप हो गया, अब हो गया, उप हो गया, तट हो गया, दुस, नीर, उसके बाद प्रति, परि, स्व, उत, सम, दुर, नी, प्र, ये सब जो है संस्कृत के उपसर्ग है। अब जैसे हम बोले अ, तो अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं या निषेध। अति का मतलब होता है अधिक, अन का मतलब होता है नहीं या अभाव। ठीक उसी प्रकार से अब का मतलब होता है बुरा या हीन। ठीक, अब का मतलब भी होता है बुरा या नीच। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन सभी का जो है ये होता है मतलब होता है। यहाँ पे कुछ जो है आपको नीचे दिया गया होगा, संस्कृत के उपसर्ग है जो कि आप लोग नीचे दिख रहे होंगे। इसको जो है आप लोग नोट निश्चित करें। बात रही हिंदी के उपसर्ग की, अगर हम बात करें तो हिंदी के भी उपसर्ग के अंतर्गत अ, अन, उन, कु, नी, क, अध, उ,
और ये सब जो उपसर्ग आप देख रहे हैं ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। तो हिंदी के उपसर्ग की अगर हम बात करें, इसमें अ का मतलब होता है अभाव या निषेध। निषेध का मतलब होता है मना। अन हो गया अभाव या निषेध। उन हो गया, उन का मतलब होता है एक कम। ठीक ही प्रकार से कु का बुरा, नि का निषेध, अध का आधा। तो ये सब जो जितने भी हो गए वो हो गए हिंदी के उपसर्ग। बात करें हम उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग जिसको हम बोलते हैं अरबी या अरबी फारसी के उपसर्ग। तो इस उपसर्ग की हम बात करेंगे। इसमें उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत कम, गैर, ना, बा, बद, सर, हर, खुश, दर, ये सब जो है उर्दू के उपसर्ग है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो कम का मतलब थोड़ा, गैर का मतलब भिन्न या अलग, ना का मतलब नहीं, बा का मतलब के साथ, बद के साथ बुरा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप याद कर लेना। बात करेंगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग की। तो अंग्रेजी के उपसर्ग में जैसे हाफ, डिप्टी, हेड, वाइस, सब, ये सब जो है आ जाते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। तो जैसे हाफ का मतलब हो गया आधा, डिप्टी का मतलब हो गया उप, हेड का मतलब हो गया मुख्य, वाइस का मतलब हो गया उप, या सब का मतलब भी हो गया उप। जैसे हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक इसी प्रकार से अब हम संस्कृत के ये सब के बारे में बात करेंगे जो कि उपसर्ग के भांति प्रयोग होते हैं। तब उसकी बात क्या है वो भी हम लोग समझ लें। इसमें जैसे अ हो गया, अंतर हो गया, आदि हो गया, पुनः हो गया, ये सब जो अधा, कलम, चीर, न, पूरा, ये सब जो हो गया संस्कृत के अव्यय शब्द है जिनको कि उपसर्ग के भांति प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत भी अ, अंतर, आदि, स, सह, अलग, पूरा, सत, ये सब आता है। जैसे सत का मतलब अच्छा, सह का मतलब साथ, स का मतलब सही, पुरुष का मतलब आगे, पुरुष का मतलब आगे, आदि का मतलब प्रकार। तो इन सभी को जो है याद करना है, इसको याद कर लेंगे। इसमें विशेष की बात करते हैं। विशेष कुछ नहीं है, 4-5 चीजें याद करनी पड़ेगी। पहला, प्रायः उपसर्ग के बाद या उपसर्ग जो है वो स्रोत भाषा के शब्द के अनुसार ही होता है। और उतना ही नहीं, एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़े जाते हैं और संस्कृत के निषेधवाची अनु उपसर्ग का रूप जो है हिंदी में अन के रूप में किया जाता है। और उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। तो चलिए, आज के पार्ट में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में जानकारी ली। अगले पार्ट में हम लोग जो है इसमें प्रत्यय के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।